देश की राजधानी दिल्ली में आखिर ये क्या हो रहा है? बीती रात तुर्कमान गेट इलाके में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। ये खबर हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के हौस खास इलाके से रोड रेज से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक सांसद के बेटे को पार्किंग विवाद में पीटा गया है। ये घटना कल की बताई जा रही है। एक और रोड रेज की घटना और एक सांसद के बेटे को एक बार फिर पार्किंग लॉट में पीटा गया और इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मामला एक बार फिर पार्किंग को लेकर और यह घटना जो है वो हौस खास में हुई है। बिहार से सांसद हैं, उनके बेटे की पिटाई हुई है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मामूली टक्कर के बाद कार वालों ने की बाइक सवार की हत्या। बच्चों के साथ जा रहे युवक को पीट कर मार डाला। इस सेल्फी में अपनी बेटी के साथ दिख रहे शाहनवाज अब कभी लौटकर घर नहीं आएंगे। बीती रात शाहनवाज जब अपने 2 बच्चों के साथ बाइक से घर लौट रहे थे तो तुर्कमान गेट इलाके में एक i20 कार से उनकी मामूली सी टक्कर हो गई। कार में सवार लोगों ने इतनी सी बात पर शाहनवाज को उनके बच्चों के आंखों के सामने बेरहमी से पीट कर मार डाला। हैरानी की बात यह है कि पास में ही पुलिस की चौकी थी, लेकिन किसी ने शाहनवाज को बचाने की कोशिश नहीं की। घटना को लेकर इलाके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, जिसे देखते हुए यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद वसीम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी अभी भी फरार हैं। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है ताकि इस वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ सके। तो जैसा आपको मालूम है कि उसमें जो है इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में मिस्टर शाहनवाज उनका इंतकाल हो गया था और जिन 5 व्यक्तियों ने इनके ऊपर में अटैक किया था वो भी उसी इलाके के ही रहने वाले बाशिंदे हैं। उनमें से एक व्यक्ति हैं वसीम, उसको ऑलरेडी हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 को जो है ढूंढा जा रहा है, तो जल्दी ही उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। रोड रेज में युवक की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल, परिवार वालों का आरोप, बिल्डर माफिया के डर से पुलिस ने भी नहीं की मदद। दिल्ली के तुर्कमान गेट में दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग रोड रेज की वारदात में मारे गए युवक शाहनवाज के परिवार वाले हैं। इनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि जिस वक्त कार सवार लोग शाहनवाज को पीट रहे थे उस वक्त पुलिस तमाशबीन बनकर क्यों देखती रही। कोई भी बचाने नहीं आया, पुलिस वाले भी खड़े हुए थे ऐसे। नहीं, लोकल है, माफिया बिल्डर हैं ये लोग। उससे पहले अभी इनकी बिल्डिंग गिरी थी चानी मिल में, 11 लोग मर गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन इनको पकड़ती है फिर छोड़ देती है। पुलिस मौजूद थी, पुलिस के सामने वारदात हुई है। बच्चे बता रहा है, इनका बच्चा बता रहा कुछ। माफिया वाले सब माफिया है, ये माफिया है, बिल्डर माफिया है, कोई नहीं है। फांसी होनी चाहिए। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा के बीच एबीपी न्यूज से बोले संदीप दीक्षित, कहा अभी बदलाव का वक्त नहीं, सोनिया गांधी ही बनी रहे अध्यक्ष। तो ऐसा व्यक्ति जिसने 1998 की कांग्रेस को पुनर्जीवित किया हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बहुत ही घिनौने और गिरे हुए हमलों के बावजूद लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई हो, दिल जीता हो, 2004 में हर अटकल के विपरीत होकर कांग्रेस को सरकार बनानी दी हो, 2009 में सरकार बनाई हो, आरटीआई और नरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए हो, उस व्यक्ति के आज 15 दिन के संदर्भ में अगर आप देखें तो साफ दिखता है कि उस समय भी एक क्षमता थी, उसके बाद एक अनुभव आया, अनुभव से आज फिर वही क्षमता दोबारा जागृत होती है। दिग्विजय सिंह ने भी मौके की नजाकत को समझकर अपना सुर बदल दिया है। कौन सा कांग्रेस का वर्कर या लीडर है जो कह रहा है कि सोनिया गांधी जी के हाथ में कमान नहीं होना चाहिए? जो दिग्विजय सिंह आज मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं वो एक नहीं कई बार राहुल गांधी को कोई बड़ा पद देने की वकालत कर चुके हैं। अब उपाध्यक्ष के बाद कांग्रेस में एक अध्यक्ष पद ही तो बचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन बिल के मुद्दे पर विपक्ष पर एक बार फिर से निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने के लिए जमीन बिल के मुद्दे पर झूठ फैला रहा है, लेकिन लोगों को इस बहकावे में नहीं आना चाहिए। भ्रम हमारे यहाँ बहुत फैलाए जाते हैं। अभी लैंड एक्विजिशन बिल की चर्चा हो, इस लैंड एक्विजिशन बिल में कहीं पर भी एक भी शब्द वनवासियों की जमीन के संबंध में नहीं है, आदिवासियों की जमीन के संबंध में नहीं है, फॉरेस्ट लैंड के संबंध में नहीं है।
वो जमीन उसके मालिक लैंड एक्विजिशन बिल के दायरे में आते ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिनको इस देश की सारी चीजों की समझ नहीं है, वो 24 घंटे चलाते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि लोग समझते हैं कि विकास और पर्यावरण की रक्षा का काम एक साथ नहीं हो सकता, जबकि ये गलत है और हमें इस भ्रम को दूर करना होगा। हवा में प्रदूषण का स्तर बताने वाला देश का पहला एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए पीएम ने लोगों से आगे आने की अपील की। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया। इसके तहत फिलहाल देश के 10 शहरों में हवा की गुणवत्ता मापी जाएगी। जिन 10 शहरों में हवा की गुणवत्ता मापी जानी है उनमें हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, फरीदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, आगरा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी शामिल हैं। आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को सभी राज्यों की राजधानी समेत 46 और शहरों में लागू किया जाएगा। प्रकृति रक्षा, प्रकृति पूजा, प्रकृति संरक्षण, ये सहज मानव प्रकृति का हिस्सा कैसे बने, उस दिशा में हमको जाना होगा। और हम तय करें कि भाई मैं सप्ताह में एक दिन ऊर्जा से उपयोग में आने वाले साधनों का उपयोग नहीं करूंगा। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बीजिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बीजिंग से भी 2.5 गुना ज्यादा है। अब तक के आंकड़ों के आधार पर बेंगलोर में हवा का स्तर सबसे खराब है, जबकि दिल्ली में भी कई जगहों पर हवा का स्तर खराब की श्रेणी तक पहुंच चुका है। दिल्ली के शादीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 है, यानी खराब है। इसका मतलब ये है कि लंबे समय तक सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। शाहदरा में भी 211 है, यानी खराब है, और द्वारका में 251 तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो 113 है, यानी औसत। लेकिन यहाँ भी दमा और दिल के रोगियों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लखनऊ में संतोषजनक है, लेकिन यहाँ भी सांस लेने में हल्की दिक्कत हो सकती है। वाराणसी भी औसत के दायरे में है। खराब और ज्यादा खराब हवा का स्तर सांस लेने और रहने के लिए तो गड़बड़ है ही, अस्थमा जैसे श्वास रोगों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया देश के लिए ईश्वर का वरदान। किया दावा, विपक्ष को दोबारा सत्ता में आने के लिए 15 साल तक करना पड़ सकता है इंतजार। जितना चुनाव में था उस समय के जितना आकर्षण था प्रधानमंत्री, अभी भी उतनी मात्रा में आकर्षण है नरेंद्र भाई मोदी जी का, बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी एंड कॉन्डक्ट, डिसिप्लिन, डायनेमिज्म, डेडिकेशन, डिवोशन. That is the greatness of our Prime Minister. He is really a God gift to the country. He is really a God gift to the country. Some of our opposition friends are not able to digest it. But they have to bear with this for 5 years, maybe 10 years, maybe 15 years. 15 साल उनको वेट करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर दिए इस भाषण में वेंकैया नायडू ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की भी खुलकर तारीफ की। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी कार्यकर्ताओं को बधाई। अमित शाह ने कहा 10 साल में 35 करोड़ लोगों तक पहुंचा 10-12 लोगों का कारवां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और सभी शुभचिंतकों को मेरी शुभकामनाएं। 10-11 युवाओं ने श्यामा प्रसाद जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना की। वहां से लेकर वो 10-11 युवाओं से लेकर 10 करोड़ का परिवार हमारा आज बना है। बीजेपी की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुई थी। इससे पहले 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राम मनोहर लोहिया की मूर्ति को माला पहनाई तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति को धोकर किया शुद्धिकरण। बिहार के सुपौल की घटना। ये है बिहार के सुपौल की वो तस्वीरें जिनमें पूर्व सीएम और दलित नेता जीतन राम मांझी लोहिया की मूर्ति को माला पहनाते नजर आ रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग मूर्ति को धोकर उसे शुद्ध करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि मूर्ति को धोने वाले लोग लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के छात्र संगठन और लोहिया विचार मंच से जुड़े हुए थे। अगल बगल वहाँ पर और कोई नेता होंगे बैठ करके प्रेरित कर रहे होंगे, तो ये सारा कार्य कुकृत है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। लोहिया जी ये संस्कार ऐसा हो कि उसको सद्बुद्धि दें कि कम से कम आगे ऐसा न करें। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। 3 आरोपियों की तलाश जारी है।
तो माझी पर फिर विवाद हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां 8 सेकंड में पूरी बिल्डिंग गायब हो गई। जम्मू के डोडा में बारिश से तबाह हुए सैकड़ों घर। तबाही की ये तस्वीरें जम्मू के डोडा के गंदोह इलाके की है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए तो कुछ की दीवारों में दरारें पड़ गईं। लगातार बारिश के चलते डोडा में 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने पीड़ित परिवारों तक पहुंचने के लिए ऑपरेशन छेड़ दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस के 3 जवानों को आज अंतिम विदाई दी गई। अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि हमले के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ है। आतंकी हमले में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवानों को आज पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। तीनों पुलिस वालों पर आज आतंकियों ने हमला कर दिया था जब ये केस की छानबीन के लिए शोपिया के आशीपोरा गए थे। बताया जा रहा है कि जब उन पर हमला हुआ था तब उनके पास हथियार नहीं थे। ये लोग आ रहे थे, एक सिविल व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे, तो गाड़ी को कुछ लोगों ने रोका और इसमें ये जो 3 पुलिस वाले हमारे थे उनको नीचे उतार के फिर उन पे गोलियां चलाई, जिससे मौके पर ही तीनों की जो है शहादत हुई। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी अब हाई टारगेट्स पर निशाना साधने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। मुरैना में अवैध उत्खनन को रोकने की कोशिश में जान गंवाने वाले सिपाही की मौत की जांच करेगी एसआईटी। सीएम शिवराज ने कहा कि 15 दिन के अंदर एसआईटी देगी अपनी जांच रिपोर्ट। एमपी के मुरैना में थाना नूराबाद में कल हुई सिपाही धर्मेंद्र यादव की हत्या की जांच का जिम्मा स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि एसआईटी को सौंपा गया है, जो 15 दिन में जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। धर्मेंद्र यादव की मौत अवैध रेत ले जा रहे डंपर को रोकने के दौरान रविवार को हो गई थी। इस घटना के बाद सीएम शिवराज ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, पूरी घटना की समीक्षा की और जाँच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया। सीएम ने कहा कि फरार ड्राइवर और डंपर मालिक की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही है। मरने वाले सिपाही के परिवार को सरकार ने आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने का भी वायदा किया। मुरैना जिले में होने वाले रेत के अवैध उत्खनन को रोकने की कोशिश में 8 अगस्त 2012 को आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 2 पुलिस वालों की मौत के बाद भी खनन माफिया के हौसले अभी कम नहीं हुए हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक शादीशुदा जोड़े का शव मिला है। ये झूठी शान की खातिर हत्या का मामला हो सकता है। हरियाणा के सोनीपत के NH1 पर देवीलाल पार्क के पास 2 बक्सों में एक शादीशुदा जोड़े का शव मिला है। दोनों की बर्बर तरीके से हत्या की गई है। पुलिस को निर्वस्त्र हालत में जोड़े का शव मिला है। लड़की की गला घोट कर हत्या की गई है, जबकि युवक के दोनों पैर काट कर उसे बक्से में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इसे झूठी शान के लिए हत्या के तौर पर देख रही है। इस मामले की जांच के लिए यूपी और दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा फिल्म स्टार सलमान खान को बेवड़ा। बोले महाराष्ट्र में गोमांस पर नहीं शराब पर बैन लगाने की जरूरत है। पूरे महाराष्ट्र में शराब पर पाबंदी लगा दो शराब पर पाबंदी हम उसकी तारीफ करेंगे। शराब पी के गाड़ी चला रहे, चक्कर मार दिए, फुटपाथ चढ़ा दिए लोगों पे, एक आदमी गरीब को मार 3-4 जख्मी हो गए। शराब पिए हुए थे, बेवड़ा था। अब पूरा महीने चला रहा था, गरीब चला रहा था। इतने साल के बाद नशा उतरा उसका, इतने साल से नशा में था, नहीं महीने चला, नहीं चला। कितने गरीब मरेंगे, इतने गरीब लोग मरते हैं। हर घर में जाकर पूछो आप, जितना जुल्म शराब की वजह से औरत पर होता है, इतना मार औरत खाती शराबियों की वजह से। शराब पर पाबंदी लगाओ, ये औरतों के लिए बहुत अच्छा होगा। मुंबई के बांद्रा इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी ने गोमांस के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। कहा कि गोमांस पर लगाए गए बैन की वजह से महाराष्ट्र में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय ने गौमांस पर पाबंदी लगाने का किया विरोध। कहा गौमांस पर रोक से दुनिया में बिगड़ेगी भारत की छवि। गौमांस पर पाबंदी का सख्त विरोध करते हुए जस्टिस मार्कंडेय ने अपने ब्लॉग में लिखा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो देश भर में गौ हत्या पर पाबंदी लगाने के पक्षधर हैं और इसके लिए एक राय बनाने की कोशिश करेंगे।
मैं इस तरह के बैन के खिलाफ हूँ। मेरी नजर में गौमांस खाने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में गौमांस खाया जाता है। क्या वो सभी लोग बुरे हैं? मैंने खुद कई बार गौमांस खाया है, लेकिन पत्नी और रिश्तेदारों के सम्मान की वजह से आमतौर पर नहीं खाता। हालांकि मौका आने पर मैं फिर खा सकता हूँ। लोकतांत्रिक देश में अपनी पसंद के खाने पीने की आजादी होनी चाहिए। इस तरह की पाबंदी से हमारे देश की पिछड़ी और सामंती मानसिकता दिखेगी। पाबंदी के पीछे राजनीतिक मकसद है। इसके पीछे दक्षिणपंथी लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी शासित महाराष्ट्र और हरियाणा ने हाल ही में गौमांस पर पाबंदी लगाई है, लेकिन गोवा की बीजेपी सरकार ऐसा करने से इनकार कर चुकी है। गाजियाबाद की अदालत में आज एक बाघ को पेश किया गया। माजरा क्या है, आइए देखते हैं। ये लोग जिस बाघ को कोर्ट में ले जा रहे हैं, ये जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। दरअसल बाघ की खाल तो असली है, लेकिन इसके अंदर भूसा भरा है। दुर्लभ प्रजाति के इस रॉयल बंगाल टाइगर की खाल को आज गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया। जनवरी 2013 में गाजियाबाद के सूर्यनगर इलाके से एक ट्रांसपोर्टर के घर से एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स और पुलिस टीम ने इसे बरामद किया था। केस की सुनवाई के दौरान जज ने बाघ की खाल को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट में उसे पेश किया गया। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि उसके पिता ने करीब 10 साल पहले बाघ का शिकार किया था। उसके मुताबिक उसके पिता को कानून की जानकारी नहीं थी। यूपी के मेरठ में दर्दनाक हादसा। घर में लगी आग में जिंदा जले एक ही परिवार के 6 लोग। मेरठ के काशीराम कॉलोनी के इसी घर में आज तड़के एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए, जिसमें 2 महिलाएं और 4 छोटे बच्चे शामिल हैं। पड़ोसियों का दावा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग में घर का मुखिया परवेज और उसकी एक बेटी भी बुरी तरह झुलस गए। हादसे के बाद लोगों ने शवों को बाहर रखकर प्रदर्शन भी किया। इस दर्दनाक हादसे को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि पुलिस को सही वक्त पर जानकारी देने के बावजूद पुलिस मौका वारदात पर देर से पहुंची, जिसके चलते लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। देश के सबसे बड़े कार चोर को असम पुलिस ने गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। अनिल चौहान नामक इस शख्स पर 4,500 कारें चुराने का आरोप है। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स के खिलाफ पूरे देश में कार चोरी के करीब 3,500 मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस के सामने अनिल ने 4,552 कारें चुराने की बात कबूल ली है। अनिल चौहान नामक इस शख्स को असम पुलिस ने गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। अनिल के खिलाफ दर्ज मामलों में करीब 400 तो सिर्फ दिल्ली के ही हैं। पुलिस के मुताबिक अनिल चौहान का कार चुराने का काला कारोबार असम से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक फैला हुआ है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को बीसीसीआई ने आईपीएल का नया चेयरमैन बनाया है। वो 2013 में भी आईपीएल के चेयरमैन थे। राजीव शुक्ला का नाम संभावितों की लिस्ट में नहीं था, लेकिन आखिरी मौके पर उनका नाम आईपीएल चेयरमैन के लिए उभरा और वो बाजी मार ले गए। राजीव शुक्ला अब रणजीत बिस्वाल की जगह लेंगे। 2013 में भी राजीव शुक्ला आईपीएल के चेयरमैन थे। आईपीएल के मैच फिक्सिंग विवाद के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और रवि शास्त्री को भी शामिल किया गया है। हाल ही में हुए कोषाध्यक्ष पद के लिए बीसीसीआई चुनाव में राजीव शुक्ला हार गए थे। वो आईसीसी चेयरमैन एन श्रीनिवासन के करीबी माने जाते हैं। आईपीएल में उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए विराट कोहली अपने दोस्त अनुष्का शर्मा के साथ कोलकाता पहुंचे। आईपीएल 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है। विराट कोहली अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ कोलकाता पहुंच गए हैं। कोहली बेंगलोर की टीम के लिए खेलते हैं। आईपीएल का उद्घाटन समारोह कल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में होगा। विराट और अनुष्का के अलावा अभिनेता ऋतिक रोशन भी कोलकाता पहुंच गए हैं। वो उद्घाटन समारोह में परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अभिनेता शाहिद कपूर भी स्टेज पर थिरकते दिखेंगे। अभिनेता सैफ अली खान इस समारोह को होस्ट करेंगे। 47 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने क्रिकेटर विराट कोहली चारों धाम की यात्रा का करेंगे प्रचार। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे चहेते सितारे विराट कोहली जल्द ही आपको टेलीविजन पर एक नए अवतार में दिख सकते हैं। अमिताभ बच्चन जैसे गुजरात टूरिज्म के लिए प्रचार करते हैं, वैसे ही कोहली भी उत्तराखंड टूरिज्म के लिए प्रचार करेंगे। कोहली उत्तराखंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और वो भी बिना कोई फीस लिए। विराट कोहली की दोस्त अनुष्का शर्मा उत्तराखंड में ही पली बड़ी है और आज भी उनका परिवार देहरादून में रह रहा है। केदारनाथ हादसे के बाद उत्तराखंड जाने वाले सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट आई है, इसीलिए राज्य सरकार कोहली के सहारे लोगों में भरोसा पैदा करना चाहती है।
रांची की सड़कों पर बुलेट चलाते नजर आए धोनी। आईपीएल शुरू होने से पहले अपने शहर में आराम कर रहे हैं धोनी। हेलमेट पहनकर बाइक चलाते ये शख्स है महेंद्र सिंह धोनी। रांची की सड़कों पर हेलमेट पहनकर बुलेट चलाने की वजह से लोगों को पता नहीं चल पाया कि धोनी शहर में घूम रहे हैं, लेकिन जब तक शहर की मीडिया और लोगों को पता चलता, धोनी शहर का मजा ले चुके थे। ये धोनी की पसंदीदा मोटरसाइकिल है और धोनी जब भी रांची में होते हैं तो इसे चलाते हैं। बुलेट की सवारी के बाद धोनी अपने जीजा और दोस्त के साथ तमाड़ में दिउड़ी मंदिर पूजा करने भी पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद धोनी ने अपने फैंस को ऑटोग्राफ भी दिया। वर्ल्ड कप और आईपीएल के बीच कुछ दिनों की छुट्टी में धोनी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रांची में थे। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने मियामी ओपन के महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ जीता ये खिताब। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने करियर का 25वां महिला डबल्स का खिताब जीत लिया। सानिया मिर्जा ने स्विट्जरलैंड की अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ रूस की जोड़ी एलिना वेस्निना और एकाटेरिना माकारोवा को हराया। सानिया और हिंगिस ने रूसी जोड़ी को 7-5, 6-1 से हरा दिया। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने पिछले हफ्ते इंडियन वेल्स का खिताब भी रूसी खिलाड़ियों की इसी जोड़ी को हराकर जीता था।